हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है CVA, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक। जो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है डेफिनेशन, प्रिवेलेंस, टाइप ऑफ स्ट्रोक, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रोक। आते हैं स्ट्रोक की डेफिनेशन पे। स्ट्रोक को लोकल लैंग्वेज में फालिज कहा जाता है। इसकी by definition the sudden onset of focal neurological deficit lasting for more than 24 hours with no other apparent cause other than vascular origin। तीन चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कोई दिमागी मसला हो, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया हो और उसकी वजूहत में शरियानों का ही मसला हो, कोई और मसला ना हो। शरियानों का क्या मसला हो सकता है? दो टाइप के शरियानों के मसले होते हैं। एक कि कोई ब्लॉकेज हो जाए शरियान में या शरियान फट जाए, रप्चर हो जाए, तो दोनों कॉज हो सकते हैं। इसमें जो ब्लॉकेज है उसको हम कहते हैं इस्कीमिया, और फट जाए तो वो बनाती है हेमरेज। आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। थर्ड लीडिंग कॉज डेथ का इन US में, और पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 250 पेशेंट टू 50 पेशेंट डेथ होते हैं हर रोज़ फ्रॉम द 1 लाख पेशेंट्स में से। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है वो अफेक्ट करती है मोर देन 65 ईयर ओल्ड वाले को। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो है वो आर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड सेल डेथ। जैसे मैंने बताया कि शरियान के दो मसले हो सकते हैं, कोई ब्लॉकेज हो जाए या फट जाए, जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक। तो हेमरेजिक अकर ड्यू टू ब्लीडिंग इन टू द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन। मोस्टली 84-85% जो है वो इस्केमिक ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक या फॉलेज होता है। ये पिक्चर है, कोई ब्लड वेसल शरियान जो है वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो रही है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही दिमाग को, तो वो जो है सेल उसके डेथ होने शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा है कोई ट्रॉमा की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आपको जो शरियान है वो फट गई है और ब्लड सही नहीं पहुंच पा रही, और उसकी वजह से सेल डेथ हो रही है। दोनों में चीज़ सेम ही हो रही है, मगर मेथड दूसरे हैं। वहाँ ब्लॉकेज की वजह से सेल डेथ हो रहा है, यहाँ पे जो है आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, एनर्जी पहुंच नहीं पा रही, तो सेल डेथ हो रहे हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स, ये क्या है? मीन अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन ड्यू टू टेम्पररी फोकल सेरिब्रल और टनल इस्कीमिया विदाउट इन्फेक्शन, और द आर्बिट्रेरी टाइम ऑफ लेस देन 24 आवर्स नो लॉन्गर यूज्ड। इसका मतलब है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो, किसकी वजह से? टेम्पररी कोई सेरिब्रल और टनल कोई क्लॉट आ गया, वो थोड़ी इस्कीमिया हुई, मगर वो रिवर्स हो गई टाइम विद इन 24 आवर्स के, और जो सिम्टम्स आ रहे थे वो रिवर्स हो गए। ठीक है, आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। हमने रिस्क फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में 4 रिस्क फैक्टर आते हैं, और इसकी डेफिनेशन है वो रिस्क फैक्टर्स जो चेंज ना हो सकें, जिनको हम प्रिवेंट ना कर सकें, जिसमें एज है वो मोर देन 55 होनी चाहिए। चाइल्डहुड स्ट्रोक हो सकता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जो स्ट्रोक की चांस बढ़ा सकता है। जेंडर मेल प्रीडोमिनेंट है मोस्टली 85%। हेरिडिटी एंड रेस, मोस्टली वाइट पीपल्स में ये होता है, ब्लैक में भी हो सकता है, मगर इसकी रिसर्चेस के हिसाब से ये वाइट में ज़्यादा होता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी और डाइट है। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि दो टाइप्स हैं इसके, एक इस्केमिक टाइप ऑफ स्ट्रोक, दूसरा हेमरेजिक टाइप ऑफ स्ट्रोक। जो फिजियोलॉजी होगी वो इनके बीच में ही घूमेगी सारी। तो आते हैं फिजियोलॉजी में। स्ट्रोक मैकेनिज्म एंड पैथोफिजियोलॉजी डिपेंड ऑन पॉपुलेशन स्टडी बट ब्रॉडली फॉलो द इस्केमिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक, लार्ज आर्टरी स्टेनोसिस, स्मॉल आर्टरी स्टेनोसिस, कार्डियो एम्बोलिक, हाइपोपरफ्यूजन, और हेमरेजिक्स में इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, सब एरिकोनाइट हेमरेज और आर्टरियल डायसेक्शंस। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हमने जैसे बात की थी कि ब्लॉकेज हो गई आपकी शरियान की या ब्लड वेसल की, तो उसमें कौन कौन सी जो है वो हो सकती है,
हमारी आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाती है, और वो इतनी डिपोजिशन हो जाती है कि ब्लॉकेज करती है, जिससे हम बोलते हैं एरिथ्रोमा। ठीक है, तो वो हो गया। और ऐसा बोलते हैं ये जो है थ्रम्बोस है, थ्रम्बोटिक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ों को ब्लॉक कर सकता है? बड़ी शरियाने, लार्ज आर्टरी स्टेनोसिस करवा सकता है, स्मॉल आर्टरी स्टेनोसिस करवा, कार्डियो एम्बोलिक के कार्डियक आर्टरी से कोई थ्रम्बस जो है वो डिस्लोज होके किसी और जगह पे आके स्टेनोस ब्लॉक करे, इससे कहते हैं एम्बोलस और एम्बोलाई। तो ये कार्डियो मतलब कि कार्डियक ओरिजिन कोई चीज़ हो। हाइपोपरफ्यूजन इज बेसिकली कि परफ्यूजन लेवल है वो डिक्रीज हो जाए आपकी, तो इसे हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। और हेमोरेजिक में कोई हेमरेज हो जाए, कट ब्लड वेसल कट हो जाए, और या कोई जो है अंदर स्वेलिंग हो जाए ब्लड वेसल की, तो ये कॉज करवाते हैं स्ट्रोक। आते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो स्टार्टिंग होती है आपकी एब्डोमिनल एओर्टा से, दो ब्रांचेस निकलती हैं, इंटरनल कैरोटिड और सबक्लेवियन। यहाँ पे जो पिक्चर है ये दिखा गया है, सबक्लेवियन से दो कंटिन्यू होके वो कन्वर्ट होती है वर्टिब्रल आर्टरी में, ये वर्टिब्रल आर्टरी है। देन वो जाके कंबाइन होके फ्यूज़ होके बेसलर आर्टरी फॉर्म करती है, और वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं जो आपके ब्रेन को सप्लाई करती है। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो वो भी एओर्टा से ही निकलती हैं, और वो फोरामेन मैग्नम से आके ब्रांचेस सप्लाई करती हैं अपनी ब्रेन में, और रिकॉन्जॉइंट फॉर्म बनाती है। ये आपका सर्कस ऑफ विलस है। ठीक है, तो मेजर आर्टरी जो है वो मेडियल सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं। और मोस्टली जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ऑक्लूटेड आर्टरीज होती हैं यही तीन होती हैं, या मिडियल होगी या इंटीरियर होगी। 90% मिडिल और इंटीरियर ऑक्लूजन होती हैं, या कोई इन्फार्क्ट हो जाए उनमें ही। अगर हमारे ब्रेन में ये आर्टरी जो स्टेनोज हो जाए और जो है इस्केमिक सेल डेथ हो जाए, तो कौन से कॉजेज हो सकते हैं, ये इसके चार्ट है। अगर बेसलर आर्टरी या पोन्टाइन इस्कीमिया हो जाए तो लॉकिन सिंड्रोम, जिसमें क्वाड्रिप्लेजिया, चारों ही जो है आपके जो लिम्स हैं वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, एप्सिलेटल C7 क्रेनियल पैल्सी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेमीपैरेसिस, हेमीटेक्सिस, ओक्यूलोमोटर डिफेक्ट्स ठीक हो सकते हैं। अगर इंट्रासेरिब्रल आर्टरी में कोई इस्कीमिया हो गई तो वेलेनबर्ग सिंड्रोम, डिक्रीज इन पेन टेम्परेचर सेंसेशंस, आपके एप्सिलेटली हॉर्नर सिंड्रोम ये कॉज हो सकते हैं। एटेक्सिया हो सकता है, डिजीनेस, डिप्लोपिया, ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्राक्रेनियल वर्टिब्रल आर्टरी, तो डिजीनेस, ब्लड विजन, वोमिटिंग, एटेक्सिया। अगर डिस्टल बेसलर आर्टरी है तो उसमें जो है कोमाटोज स्टेट में पेशेंट जा सकता है। ठीक है, एटेक्सिया, वीकनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत टाइम ये होता है कि पेशेंट जो स्ट्रोक का होता है उसका जो है हेमीपैरेलिजी होता है, वन साइड वीकनेस होती है कंप्लीट, स्पेशली राइट साइडेड मोस्टली मिलती है 90% केसेस में। इंटरसेरिब्रल हेमरेज एंड सेरिब्रल हेमरेज, सबरेकुलर हेमरेज, सबड्यूरल एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेजेस। उसमें पिक्चर आप जो CT/MRI करवाएंगे तो इस तरह के लेजेंड्स मिलेंगे, वाइट शेडेड लेजेंड्स मिलेंगे। आते हैं ट्रीटमेंट में हम जो है पहले तो पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी ABCD एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसकी डिफॉर्मिटी और आपको डिसमूवमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, उसमें जो है एयरवेज, कंफर्म पेटेंसी एंड मॉनिटर कंटिन्यू केयर ऑफ द अनकॉन्शियसनेस और स्ट्रिप फॉर ऑक्सीजन बाय मास, मॉनिटर BP, लुक ऑफ द सोर्स ऑफ एम्बोलाई, और असेसमेंट्स करेंगे पेशेंट्स पे। CT/MRI करके उस चेक करेंगे कि ये अगर थ्रोम्बो है तो कहाँ का है, कॉज क्या है, कार्डिक एम्बोलिक तो नहीं है, कोई मेजर आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं हुई है, या 100% कोई आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है, 20% आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सेरिब्रल हेमरेज है तो if CT shows hemorrhage, give no drugs that could interfere with clotting. Neurosurgery may occasionally be needed. ट्रीटमेंट में आते हैं एक्यूट स्पेसिफिक मैनेजमेंट में इस्केमिक और हेमरेजिक दोनों की डिफरेंट है। एंटी हाइपरटेंसिव अगर कॉज है, अगर उसकी ब्लड प्रेशर लेवल बड़ा हुआ है, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुरू करेंगे। एस्पिरिन मोस्टली स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। फिब्रोलाइटिक एजेंट्स थेरेपी देते हैं, थ्रोम्बोसिस इंस्टीट्यूट देते हैं। फिब्रोलाइटिक थेरेपी जो है वो उन पेशेंट्स में देंगे जिनकी हिस्ट्री होगी स्ट्रोक की लेस देन 3 आवर्स की, मतलब किसी यूनिट में आ गया, स्ट्रोक यूनिट में आया और उसकी पेशेंट की जो फैमिली है वो बोले 3 घंटे पहले इनको जो ये फालिज का अटैक आया, तो हम उनमें फिब्रोलाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल इंटरवेंशंस करते हैं। रिहेबिलिटेटिव टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करेंगे कि पेशेंट की जो क्वाड्रिप्लेजिया हुआ है, चारों लिम्ब जो है वो वीक हुए हैं या लॉस ऑफ फंक्शन हुए हैं, वो मूवमेंट करना शुरू कर सके। अगर म्यूटनेस आ गई है, बात नहीं कर पा रहा, तो उसकी जो स्पीच थेरेपी करेंगे, ठीक है। और उनको आहिस्ता आहिस्ता हम इतना रिहेबिलिटेट करेंगे वो अपने जो है लाइफ में खुद डोमिनेंट हो जाए, कुछ खुद काम कर सके। उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाएंगे उनकी। फिजिकल थेरेपी, वॉकिंग, रेंज ऑफ मोशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ, स्पीच थेरेपी, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। रिएक्शनल थेरेपी, कुकिंग, ग्राइंडिंग, ये सब, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हुआ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ भेज दीजिएगा, कोशिश कर दूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।